जय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में दोस्तों, जिसमें चैप्टर 11 का डिस्कशन स्टार्ट किया था हमने। किसके ऊपर था हमारा चैप्टर नंबर 11? इट वाज ऑन एथिक्स इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एथिक्स और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया? मीनिंग ऑफ एथिक्स क्या है? तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एथिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि यही बेसिकली आपका मॉरल कैरेक्टर, आपकी ट्रस्ट वर्दिनेस, पब्लिक में आपकी इमेज, प्रोफेशन में आपकी इमेज, ये सब बना के रखते हैं। होता क्या है एथिक्स? एथिक्स बेसिकली आर द मॉरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न द बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। अंदर से आते हैं, ये आपके संस्कार हैं और स्टेट ऑफ माइंड है। क्या जरूरत है? इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? किसी ने पूछा है, यही आएगा, व्हाट इज द नीड फॉर एथिक्स, डायरेक्ट। तो एथिक्स की जरूरत क्या है? तो अल्टीमेटली एथिक्स ही अल्टीमेटली आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यूजर्स हम पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। तो वो ट्रस्ट तभी पूरा होगा जब हम एथिकल काम करेंगे। एथिक्स का मतलब है कि हम मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तभी हमें रिस्पेक्ट और ऑनर मिलेगा। आईसीआई की इसलिए जिम्मेदारी है कि बहुत स्ट्रिक्ट एथिक्स रखे, ताकि लोग हम पे पूरा कॉन्फिडेंस रख सके, क्योंकि लोग उन्हीं एथिकल प्रोफेशन को प्रेफर करते हैं जिनके स्ट्रिक्ट एथिक्स होते हैं। अकाउंटेंसी प्रोफेशन का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, और इस कारण से लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ढाल की, शील्ड की तरह देखते हैं। तो एक सीए प्रैक्टिस में हो या जॉब में हो, उसको एथिकल बिहेवियर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस करना चाहिए, ताकि लोग सिक्योर फील कर सके कि हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दी गई रिपोर्ट है तो मैं आश्वस्त हूं कि यह सब सही होगा। कोई भी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो इंस्टीट्यूट ने एथिक्स बनाया, उसके अगेंस्ट में आप जाओगे तो आपके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है, जैसे कि आपको मेंबरशिप से हटा सकता है, पेनल्टी इंपोज कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। प्रिंसिपल और रूल बेस्ड एथिक्स में फर्क यह है कि रूल बेस्ड रिजिड हो जाते हैं, और इसलिए प्रिंसिपल बेस्ड प्रेफर किए जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड में हम सिद्धांत देते हैं जो हर सिचुएशन में आपको फॉलो करने हैं और हर सिचुएशन का एक कंक्लूजन देंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स में 5 है: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटीग्रिटी के अंतर्गत 3 चीजें: एक तो ऑनेस्ट रहना है, फेयर डीलिंग करनी है, और फाइनली हमें इंश्योर करना है कि हम एसोसिएट ना हो, अपने आप को ना करें किससे? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ओमिटिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्सक्योरिंग इंफॉर्मेशन या नेग्लिजेंटली प्रिपेयर्ड इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी हमारा जजमेंट अनबायस्ड रहे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, हम टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से काम कर पाए, अपडेटेड रहे, हम प्रोफेशनल ड्यू केयर के साथ काम कर पाए, लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो कर पाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, हम तब तक इंफॉर्मेशन शेयर ना करें जब तक लॉ की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की परमिशन या हमारी कोई ड्यूटी ना हो एथिकल शेयर करने की, और कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ना हो, ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ सके। और प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि हमें प्रोफेशनली बिहेव करना है विथ ड्यू केयर, विदाउट केयरलेसनेस, एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे रेपुटेशन इंस्टीट्यूट की खराब हो। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। इंडिपेंडेंस में हमने देखा कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द पर्सन अपॉइंटिंग हिम और हिज ओन प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ये कहता है कि इंडिपेंडेंस आप कितना भी कर लो, आप इसे कभी भी रूल्स में बांध नहीं सकते। सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर्याप्त कभी भी नहीं होंगे। इसलिए आपको जरूरी रखना है 2 चीजें: यू शुड हैव इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंस टू अपीयर इन अपीयरेंस। माइंड का मतलब यह है कि आप बिना इन्फ्लुएंस के इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम कर सको। ये शब्द हम आज समझेंगे। और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब है कोई भी रीजनेबली इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल थर्ड पार्टी को देख के ऐसा ना लगे कि हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और आप लिख लीजिए कि इसके ऊपर आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप सर? क्यों? क्योंकि ये नया ऐड किया है, आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में पहले नहीं होता था, और जब ये फाइनल में ऐड किया था तब वहां पर भी इस पे क्वेश्चन आए। अब इंटर में ऐड हुआ है तो यहां पर भी आएंगे।
ये फाइनल में भी पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ रहे हैं, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। आप समझिए, कल मैं बात कर रहा था दोस्तों कि आप कितना भी कर लो, कोई भी व्यक्ति की इंडिपेंडेंस को हम नियमों में बांध नहीं सकते कि ऐसा ऐसा कर लो तो तुम इंडिपेंडेंट रहोगे। इस कारण से ये जरूरी है कि इंडिपेंडेंस हमें सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वयं फॉलो करना। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकती है? तो क्योंकि मुझे स्वयं को इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंस फॉलो करनी है, इसलिए मुझे एक चीज समझना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जो मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेटन करेगी। जैसे कि मैं जिनका ऑडिट कर रहा हूं उनसे ही फीस ले रहा हूं तो मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना फीस के ऑडिट करूं, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ थ्रेट कि मैं उसी की थाली में कहीं छेद ना कर दूं जिसकी थाली में खा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि मैं उसकी थाली में खा रहा हूं, क्योंकि मुझे खाना दिया उसने नहीं है जिसकी थाली है, मुझे खाना शेयर होल्डर ने दिया है, थाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और शेयर होल्डर ने बोला अच्छे से खाना, पर ध्यान रखना खाने में कुछ गड़बड़ है तो हमें बताना जरूर, क्योंकि हमने पैसा दिया है खाना बनाने वाले को, हम चेक करना चाहते हैं कि वो सही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर क्या होगा, कई सारी कंपनी में हम भी जानते हैं दोस्तों, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आज भी कई सारी फैमिली ओन बिजनेसेस सेम होते। तो प्रॉब्लम हमारे साथ इतनी हो सकती है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं और मैंने बोला कि यार इसमें कुछ गलती हो सकता है, मैनेजमेंट बुरा मान जाए, ऑफेंडेड फील करे और बोले अच्छा ज्यादा गलतियां निकाल रहे हो, निकाल लो, ये तुम्हारा आखिरी ऑडिट है। मैंने बोला अरे नहीं नहीं मालिक ऐसा मत करना, अगर आपने हमारा ऑडिट बंद कर दिया तो हमारी तो सबसे बड़ी फीस ही आपसे आती है, पर अगर आप ही नहीं रहे तो हमारी एंटिटी का क्या होगा, प्लीज ऐसा ना करें। उसने बोला अगर चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद तभी कर सकते हैं जब तुम हमारी मदद करो, हेल्प अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। चुपचाप अच्छी रिपोर्ट बना दो, गलतियां हम ठीक कर देंगे, बस हाईलाइट मत करो और तुम आश्वस्त हो जाओगे अगली बार तुम ही ऑडिटर। दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक गिव एंड टेक के रिलेशनशिप है, आपको ऐसी चीजों में नहीं होना चाहिए। ऐसे कमर झुका के एक सीए को नहीं चलना है, लेकिन उसको ऐसे तन के चलना है और उसे ऐसे कहना है कि सुन गलती करी है तो हम तो रिपोर्ट करेंगे, हमारी ड्यूटी है, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे क्लाइंट आओ, हम तुम्हारा ऑडिट करें, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम पर डिपेंडेंट है, तुम्हारे जा रहे बहुत सारे हमारे पास है। तो आपके ऊपर थ्रेट क्या है? थ्रेट यह है कि आपका इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? कि भैया हम उससे पैसे कमा रहे हैं। तो इस थ्रेट से दूर रहने का सबसे सही तरीका क्या है? आप कोशिश करो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिस किसी एक क्लाइंट के ऊपर प्रिडोमिनेंटली डिपेंडेंट ना हो, आपके कई सारे क्लाइंट हो जहां से आपके पास इनकम आती हो। इस तरह से ये थ्रेट्स हैं जिनसे हमें क्या करना है? सेफगार्ड बिल्ड करना। तो सबसे पहले आपने पढ़ा थ्रेट, उसकी सॉरी इंडिपेंडेंस, फिर पढ़ेंगे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस जो आपकी इंडिपेंडेंस को प्रभावित करेंगी, और फिर सेफगार्ड की कैसे हम इन थ्रेट से बच सकते हैं या इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। Why is it impossible to define every situation that create threats to independence and specify appropriate mitigating action? क्या गजब का सवाल पूछ गया। वाह! इसका मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी, चलिए। तो क्यों मैं कभी भी हर वो सिचुएशन जिससे इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी उसे आइडेंटिफाई करके उसको कैसे बचना है नहीं बता सकता? इस सवाल का जवाब है ए, अलग अलग सर्कमस्टांस है, बी, अलग अलग तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसलिए अलग अलग तरह की थ्रेट्स होती हैं और उन थ्रेट्स की अलग अलग तरह की सेफगार्ड होती है। ये तो ऐसी बात हो गई कि यार ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली बता दिया जाए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं पढ़ लूँ और सीए पास ही हो जाऊं। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के पेपर सर्कमस्टांसेस होते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ती है। इसलिए टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर यू शुड अंडरस्टैंड फॉलोइंग 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर।
तो दोस्तों आप एक चीज समझो, अगर आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें आपके इंडिपेंडेंस को प्रभावित करेंगी तो आप इसके लिए क्या कर पाओगे, एक्शन भी कर पाओगे। सबसे पहली है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर्स व्हेन auditing firm, partner or associate has financial interest in an audit client. सेल्फ इंटरेस्ट हमारा खुद का इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। कब होगा? जब मेरी मेजर फीस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस। पहले आप इन सबको इंडिविजुअली पढ़ो। ये मत सोचना कि तुमको इंटर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एमसीक्यू दे देंगे और बोलेंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसकी मेजॉरिटी फीस एक ही क्लाइंट से आती है, तो बताइए उसके ऊपर कौन सी थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। और हमें फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आंसर देना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट हो गया ये फाइनल लेवल पे। तो एमसीक्यू ऐसे खतरनाक नहीं आएंगे, पर अपन तैयारी करके रखेंगे, चिंता नहीं, अपन दे भी देंगे आंसर। तो ये एग्जाम्पल्स हमें क्या है? कभी एमसीक्यू आ गया कि भैया ये कौन सी थ्रेड का एग्जाम्पल है, तो अपने को याद होना चाहिए, उस तरह से आप पढ़ो, पर आएगा नहीं है कुछ। तो पहला, वो मेजर फीस आपकी एक ही क्लाइंट से आ रही है। दूसरा, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। इसका मतलब कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा कंपनी इज अवर लार्जेस्ट कस्टमर क्लाइंट, हमने कोई लोन या गारंटी ले रखी है या दे रखी है उसे, तो दिए अगर उसके ब्याह पे वो डूब गया तो मेरे पैसे लग जाएंगे। उससे ले रखी है तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जाऊंगा? क्यों? क्योंकि मैं तो उसके एहसानों तले दबा हुआ। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट, क्या मतलब क्या है? अपना ही बिजनेस है, फ्रेंड वाइफ की कंपनी है, फ्रेंड की कंपनी है, वाइफ की कंपनी है, ऐसा कुछ। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, हम प्रैक्टिस से छोड़ के वहां पे जाने वाले, तो हमें उम्मीद है कि वहां से हमें जॉब ऑफर मिलने वाला है। और कंटिजेंट फीस सबसे सही तरीका। ऑडिटर को क्या करो, हम चाहते हैं ना कि ज़्यादा ऑडिट, हम ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं ऑडिटर हमें रोके ना दिखाने से, तो सीधे ऑडिटर की फीस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। ये है सेल्फ इंटरेस्ट रेट। वाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर, समझ में आ गया? यस। क्या सारे एग्जाम्पल याद रखना है? नहीं रहे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टाइप का बनाएंगे, वो कहानी पर पूछेंगे कि एक ऑडिटर की बड़ी सारी थ्रेट्स है, इनमें से उसका कहना है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से उसे बचने के लिए कृपा करके आप गाइड करें कि क्या एग्जाम्पल्स है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब कोई बताइए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, किसी को बोला जाए कि तू खुद ही तेरी चीज चेक कर और बता तूने कुछ गलत किया है, तो हमें क्या लगता है कि सामने वाला बताएगा क्या? कभी गलती नहीं बताएगा। क्यों? कौन अपनी गलती खुद स्वीकार करना चाहता है? इसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कंपनी में अकाउंटिंग भी करवाओगे और बाद में फिर उसी को बोलोगे कि तू ही हमारी कंपनी का ऑडिट कर, तो सीधी सी बात है, वो गलती निकाल के मैनेजमेंट को बोलेगा ये अकाउंटिंग गलत हुई है, मैनेजमेंट एक लगाएगा, बोले तू ही तो है अकाउंटेंट, फिर हमें क्या दिखा रहा है, गलत क्यों किया? हम बोलेंगे हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं सही है सही है सही, कोई गलती नहीं। तो आप कृपा करके ऐसी कोई सिचुएशन में मत पैदा या क्रिएट कर लो जिससे आपको ऑडिट के दौरान उन्हीं चीजों को चेक करना पड़े जो आपने ही करवाई है। ऐसा कब होगा? जब आप कंपनी के खुद अकाउंटेंट हो या आपने खुद ने कंपनी से कोई लोन ले रखा है, दे रखा है, कंपनी के बहुत बड़े डेटर वगैरह हो, तो आप अपनी चीजें चेक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे हाँ वो सब तो सही है, उसमें क्या गड़बड़ है। तो ये क्यों ऑकर होती है सेल्फ रिव्यू थ्रेट?
During review of any judgment or conclusion reached in previous audit or non-audit engagement, या member of audit team was previously a director or senior employee of the client, ये examples. तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड का बेसिकली मतलब क्या है? आपने लेचे कंपनी की आपने अकाउंटिंग इन करंट ईयर या पास्ट ईयर में की है, या कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन अब सीए फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह, तो वो बोलेगा अरे मत कर यार, मेरा ही हाथ का किया हुआ है और मेरी गलतियां मत निकाल पैसा. देन वी हैव एडवोकेसी थ्रेट. एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है? आप क्लाइंट के एडवोकेट नहीं हो, ये बात अच्छे से समझ लो. तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम क्लाइंट को बचाओ, तुम्हारा काम है जो सही है उसे बताओ. यू डोंट हैव टू. आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए? बचाओ या बताओ. हम एडवोकेट नहीं है जिसका काम है बचाना, हम कॉम्पिटेंट ऑडिटर है जिसका काम है बताना जो है. अगर ऑडिटर प्रमोट करेगा अपने क्लाइंट्स को तो उससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर्ड है. नॉर्मली वो कब होएगा? लेट्स से जब आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए हो, कोई लिटिगेशन या थर्ड पार्टी डिस्प्यूट में, क्लाइंट ने आपको अपॉइंट कर दिया, बोले यार मेरा इनकम टैक्स की कोई केस चल रही है, तू ही हैंडल कर ले. तुम उसके एडवोकेट बन ही जाओगे, उसके फेवर में काम करने की बात करोगे. शेयर सिक्योरिटी में डील करोगे अगर आप, तो ऑब्वियस सी बात है तुम फेवर में करना चाहो. अब देखो, अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो उससे क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ सकता है और एडवोकेसी थ्रेड भी आ सकता है. ऐसा नहीं है एक चीज से दो थ्रेड भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. देन फेमिलियरिटी थ्रेड, ये क्या है? अगर आप बहुत लंबे समय से एक ही एंटिटी का ऑडिट करते रहोगे, या एक एंटिटी बहुत लंबे समय से एक ही ऑडिटर रखेगी, तो चांसेस है कि दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही मेल जोल बढ़ जाए. लंबी दोस्ती अक्सर दोस्तों मोहब्बत में बदल जाती है. सर ऐसी बात है मत करो. तो क्या होगा दोस्तों? फिर कोई आपका दोस्त है तो आपको उसकी गलतियां भी आप नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो कि चलो ठीक है यार, दोस्त है अपना, कौन 100% सही होता है. You don't follow the ideal path, correct path. You follow the path of friendship. You start taking favors. आपकी ऑब्जेक्टिविटी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती है. इस कारण से कंपनीज एक्ट में एक नियम डाला गया है कि अब अगर एक इंडिविजुअल को आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो और आप एक लिस्टेड कंपनी या बड़ी कंपनी, उसकी डेफिनेशन है, तो उस केस में आपको ऑडिटर को 5 साल यानी एजीएम बोलते हैं, 5 एजीएम में के लिए अपॉइंट करते हैं, फिर चेंज करो. जैसे आपको पता है रिलायंस के 34 ईयर्स तक एक ही ऑडिटर रहे थे, चतुर्वेदी एंड शो. उन्होंने 34 ईयर्स तक रिलायंस का ऑडिट किया. तो फिर एक्ट में बदला और बोला नहीं यार ऑडिटर बदलो. क्योंकि क्या होता है, एक ही ऑडिटर अगर आजीवन चलते रहेगा तो उससे दो नुकसान है. पहला, एक तो कुछ समय बाद वो नजरअंदाज करने लग जाएगा चीजों को कि ठीक है यार अपने पुराने लोग. दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि उसको मालूम है कि कोई दूसरा ऑडिटर नहीं आ रहा है, तो वो बेखौफ हो जाएगा. उसको भी डर नहीं रहेगा कि यार मेरी कभी कहीं गलती पकड़ में आएगी. केयरलेस हो सकता है. फेमिलियरिटी थ्रेट आर सेल्फ एविडेंट एंड ऑकर जब ऑडिटर की रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ सिंपेथेटिक और उसके इंटरेस्ट में हो रही है. नॉर्मली ये कब होता है? जब आपका लॉन्ग एसोसिएशन चल रहा है क्लाइंट के साथ. तो कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है भैया, क्या देखो यहाँ पे प्रोविजन भी दिया गया है. कंपनीज एक्ट में रोटेशन के नियम है जो बोलते हैं कि आपको ऑडिटर को पीरियडिकली चेंज करना है. हालांकि ये सारी कंपनी पे नहीं लगते, पर एटलीस्ट लार्ज कंपनीज में लगते. अगर आप गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज एक्सेप्ट करने लग जाओगे क्लाइंट से, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? आपकी फेमिलियरिटी हो रही है, अब आपकी क्या हो रही है? प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोस्ती में कन्वर्ट हो रही है. फॉर्मर पार्टनर ऑफ द फर्म अब डायरेक्टर बन गया है कंपनी में. घर की बात है. क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन सीनियर पोजीशन ऑफ द क्लाइंट. यानी फेमिलियरिटी थ्रेट, यानी कि आपकी क्या हो, आपकी रिस्क क्या है कि ऑडिटर क्लाइंट की रिलेशनशिप प्रोफेशनल से घर वाली हो रही है, घर वाली बात बन रही है. ये अवॉइड करना है. तरीके बस याद रखने के, और कुछ नहीं.
And finally, we have intimidation threat. What is intimidation threat? Intimidation threat says that हो सकता है क्लाइंट तुमको इंटिमिडेट करे, कैसे कि बदल दूंगा ऑडिटर, चेंज कर दूंगा, हटा दूंगा तुमको। तो सर ये तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी था, करेक्ट। तो हो सकता है एक चीज तो जगह थ्रेट की रिप्लेस कर दूंगा मैं तुम्हें। कब? जब ऑडिटर बोल रहा है भैया ये तो गलत है, मैं रिपोर्ट करूंगा, और मैनेजमेंट आपको डरा धमका के ये गलती बोल रहा है, कोई गलती नहीं बोल रहा है, आपका काम कम कर दूंगा, हटाऊंगा नहीं तो केस कर दूंगा आपके अगेंस्ट में। तो इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? इंटिमिडेशन का मतलब होता है बेटा डराना। क्या कहा गया है कि auditors are deterred from acting objectively with professional skepticism and intimate नहीं intimidate। तो क्या होता है, आपको आपका काम ढंग से नहीं करने देंगे। तो आप इसे कैजुअली पढ़ना है कि एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा कि भैया ये वाला कौन सी थ्रेट है, जनरल समझ लो आप ये थ्रेट्स क्या। अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये थ्रेट से आप कैसे बचोगे? तो आपको थ्रेट्स किसी तरह से बच सको तो बेस्ट है, नहीं बच सको तो रिड्यूस कर लो टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय बिल्डिंग सर्टेन सेफगार्ड्स। आपको प्रोविजन कहता है कि सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्शन लेना जिससे आपकी थ्रेट रिड्यूस हो जाए एक्सेप्टेबल लेवल तक। भाई हमें मालूम है फीस तो मैं लूंगा क्लाइंट से, पर मैं जो एक क्लाइंट से फीस ले रहा हूं, मेरा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो मेरी टोटल इनकम का 5% से भी ज्यादा है। ऐसे सैकड़ों क्लाइंट है मेरे। एक आध चले भी जाए रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे अब मैं बेखौफ होकर काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो आपको क्या किया आपने? आपने सेफगार्ड कैसे बिल्ड किया? आपने कोशिश की एक बड़ा क्लाइंटल बनाने की, और स्ट्रिक्ट नहीं किया आपने अपना काम कुछ ही क्लाइंट्स के लिए। तो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल वही है, वी शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है थ्रेट तो नहीं है। अगर थ्रेट है तो या तो हम डिजिस्ट करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर आप थ्रेट पहले हटाओगे और सेफगार्ड डालोगे फिर एक्सेप्ट करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे थ्रेट हटाई कैसे जा सकती है? एग्जाम्पल, प्रपोज्ड ऑडिटर के पास कंपनी के शेयर हैं, तो पहले आप क्या करो? फर्स्ट सेल देन एक्सेप्ट द ऑडिट। पहले सेल कर दो, फिर उसके बाद क्या करो? एक्सेप्ट कर लो। और अपनी पूरी टीम को बता दो, अपने सारे पार्टनर्स को, कि भैया ये ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कृपा करके अब कोई भी इस कंपनी के शेयर्स ना खरीदे, ऐसा। पर अगर आपको लगता है ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। यानी ये बात सही है दोस्तों कि आपको सेफगार्ड इनबिल्ड करके ही ऑडिट एक्सेप्ट करना है। किसी ने पूछा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? बेटा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है कि आपका ऑडिटर में स्टेक, सॉरी क्लाइंट में, ऑडिटी में स्टेक है, जिस स्टेक के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे उसकी मदद करना चाहिए या उसकी भलाई में मेरी भलाई है। ये कब होगा? जब आपके पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे या आपकी मेजर फीस उसी से आ रही है। तो आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट की ग्रोथ, वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। चलो अब आते हैं अपन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। इसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये कई जगह यूज में आएगा आंसर में लिखने को, इसलिए आप पहले अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैंडल करना है इसके वो देखेंगे। ठीक है, पहले थ्रेट्स हो गई, सेफगार्ड टू थ्रेट्स हो गई हमारी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, चलो पहले ऐसे देख लेते हैं उसी के।
फर्स्ट और सेकंड देखा था। चलिए आगे की देखते हैं कुछ। थर्ड, सूर्यकांतम एज कंडक्ट, नहीं ये एक्चुअल में आपकी किताब में थर्ड फोर्थ है, तो ये फिफ्थ हो गया। फाइनल किताब में क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। रमन इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। वाह, बधाई हो रमन भाई, पार्टी पार्टी। वन ऑफ हिज डिस्टेंट अंकल्स, दूर के अंकल है, मासा जी के, ताऊ जी के, फूफा जी के लड़के के कजिन है, हेल्ड सम शेयर्स इन द सेम कंपनी। दूर के अंकल ने कुछ शेयर होल्ड कर रखे जिस कंपनी का मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। होल्डिंग सच शेयर बाय डिस्टेंट रिलेटिव नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, नॉट डज इट अफेक्ट्स हिज इंडिपेंडेंस। तो कंपनी लॉ में इतने दूर के अंकल के होल्ड किए हुए से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी इंडिपेंडेंस भी अफेक्ट नहीं हो रही। Before he could accept, he received unfortunate news of death of his uncle who had died without any children. Oh. 1 मिनट का मौन रखने के बाद आगे पढ़ेंगे हम। He came to know that he was nominee of these shares having substantial value. जिसे हमने दूर का माना था वो तो हमारे दिल के बहुत, उनके हम दिल के बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने उनकी विल में हमें नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, यानी वो जो शेयर उनके पास हमारी कंपनी के रखे हुए हैं वो शेयर अब हमें मिलने वाले। ओ माय गॉड, इससे अब ऑन ट्रिकी सिचुएशन में आ गया, अब हमारे लिए क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। तो थैंकफुली अभी हम ऑफर किए गए हैं ऑडिटर, तो हम इंश्योर करेंगे कि ये शेयर अगर हमें मिलते भी है तो हम इमीडिएटली इसको क्या करें, बेच दें और अपने पास ना रखें, ताकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट ना हो। देखिए, when threats to independence exist, he should desist from taking the task or eliminate the threat, or at least put safeguard to build, reduce the threat to acceptable level. Same line लिखी हुई है, eliminate, reduce to acceptable level and build safeguards. Holding of share involving financial interest in the company is in the nature of self-interest threat. He has come to hold share due to nomination made by a distant relative before accepting the appointment. Considering above, he should take step to eliminate the threat by selling share immediately before accepting appointment. एकदम सही बोला है। Holding of share of the same company for which he is offered appointment as auditor constitute threats to independence. एक नंबर। A chartered accountant receives about 40% of his total audit fees from a single client. What are such types of threats? Self-interest. Mulli Madhavan provides accounting and bookkeeping service to leading NGO in environmental protection work. He is also offered audit of NGO, identify, discuss kind of threat to independence, self-review threat. क्योंकि अगर आप ही अकाउंटेंट और आप ऑडिटर हो तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, सेल्फ रिव्यू का एग्जाम्पल है। चलिए, तो ये कुछ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस थे, जस्ट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। नॉइस, अब आ जाओ बेटा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पे, चलो इसको डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? सतर्क रहना, अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट। क्या बोल रहे हो उसे? हमेशा आंख कान खुली रखना, ताकि
किसी भी चीज को तुम नजरअंदाज ना कर दो, किसी भी एविडेंस को तुम नजरअंदाज ना कर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर डरा रहे हो क्या? बता, सतर्क रहो, जागते रहो अगर चैन से सोना है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सारी चीजों को क्रॉस चेक करते हो। जब आप क्रॉस चेक करते हो तो ये मान के नहीं करते हो कि चीजें गलत होगी, पर आप ये भी नहीं मान के करते हो कि सब कुछ सही है। यानी आप बिना किसी स्पेसिफिक मान्यता के साथ आप जाके चेक करते हो कि मेरी जिम्मेदारी है कि भैया कोई भी चीज जब तक मैं चेक नहीं करूंगा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बोलते हैं सर में दर्द होता है तो दवाई दे दीजिए, तो वो क्या करता है, बोले ये लो दवाई जाओ। हम बोला आपकी डिग्री बताइए। हम बोला अरे डॉक्टर साहब तो कहीं गए हुए थे, तो जब वो चले जाते हैं तो हम ही बैठ जाते हैं यहाँ पे, हम तो बाकी भैया यहाँ पे साफ सफाई देखते हैं। बोला अबे तो समझ में ही आ गया तेरी हरकत से। उन्होंने बोला यार भैया आपको कैसे समझ में आया, बताओ ना, आगे से गलती नहीं करे। हमने बोला अबे ऐसे दवाई नहीं देते, पहले चेक करते। बोला हाँ सही बोल रहे हो यार, क्योंकि डॉक्टर साहब भी ऐसे, कोई भी आता है कोई बोलता है कि ये प्रॉब्लम है तो सीधे दवाई नहीं देते, पहले चेक करते। आप समझिए अगर डॉक्टर होते और हमने बोला सर में दर्द होता है दवाई दे दो, तो बोलता क्या, रुको ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। हाँ कर दिखाओ, करो। ये सब क्यों करा रहे, क्यों करा रहे? इसका क्या रीजन है? क्योंकि उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि जब तक वो चीज़ों को क्रॉस चेक नहीं करेंगे वो मानेंगे नहीं कि आप जो बोल रहे हो सही है। हो सकता है आप बोलो सर में दर्द है, बट प्रॉब्लम सर दर्द की नहीं है, एसिडिटी की है, जिसकी यहां तक पहुंच गई है, तो उसे ठीक करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो एक क्वेश्चनिंग माइंड रखे। यानी कोई भी चीज उसके सामने आए तो पहले उसको क्वेश्चन करे, क्रॉस करे, चेक करे। तो ही शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। जब वो क्रॉस चेक करे, क्वेश्चन करे, तो वो ये मान के चले कि कहीं गलतियां निकल सकती है। ये नहीं माने कि है गलतियां, झूठा फरेबी बदमाश मक्कार चोर है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं सोचना बेटा। आपको ये सोचना है चेक करोगे तो हो सकता है गलतियां निकल जाए। You should remain alert to condition which may indicate possible misstatement due to fraud or error. ऐसी क्या कंडीशंस होंगी जिसे देख के उसे लगेगा कि कोई गड़बड़ है, फ्रॉड या एरर यानी मिसस्टेटमेंट है, अपन देखेंगे इसको। और इसलिए वो हर ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करे। क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? क्रॉस चेकिंग एंड नॉट बिलीविंग अनलेस क्रॉस चेक्ड। और क्रॉस चेकिंग भी डिटेल में। तुम 2 मिनट के लिए ऐसे समझो, तुमने कभी मूवी के रिव्यू देखे होंगे तो तुमने सुना होगा क्रिटिक्स रिव्यू, क्रिटिकल अक्लेम। देखो इसका मतलब क्या है, अप्रूवल एंड प्रेज फ्रॉम क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कौन होते हैं दोस्तों? वो जिनका उद्देश्य या काम होता है ओपिनियन बनाना। तो आप मूवी देखने जाते हो तो आप एक अलग तरह से मूवी देखते हो। आपकी उद्देश्य मूवी देखने की ये नहीं होगी कि मूवी देखते समय आप क्या बोलो। इस पॉइंट पर देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट इन द मूवी, स्टोरी लाइन में गड़बड़ है। आउट ऑफ ऑल दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसका है। आप जाओगे मजे करोगे, बोले यार अपने क्या करना, लोड लेना अपने को, कोई थोड़ी ना यूट्यूब पे रिव्यू डालना है।
तो आप सिंपल ऐसे समझ लो भाई, जिसको यूट्यूब पे रिव्यू डालना होता है ना, वो कैसे मूवी को इवेल्युएट देखने जाएगा, तो कैसे देखने जाएगा, वो निटिग्रिटी समझेगा, वो एक एक चीज़ पे फोकस करेगा। सिनेमेटोग्राफी कैसी थी आपकी, म्यूजिक कितने थे, साउंड इफेक्ट सही समय पर सही आ रहे थे या नहीं, गाने कितने थे, कितना टाइम ड्यूरेशन गानों, यानी उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना, इवेल्युएट करना। हम मूवी देखे आ रहे तो हमको किसी को रिपोर्ट नहीं देनी। हमसे कोई पूछता है मूवी कैसी थी, हम बोलते हैं बढ़िया थी या खराब थी। वो पूछता है अच्छा बता उसमें कितने एक्टर्स थे, मैंने बोला भाई एक पड़ेगा, हम वहाँ पे कोई ऑडिट करने गए थे क्या, पिक्चर का देख क्या मजे करके आ गए। पर एक क्रिटिक ऐसा नहीं है, उसको सब पता है कौन मेजर एक्टर है, किसने अच्छा काम किया, म्यूजिक किसका था, सॉन्ग किसने लिखे, लिरिक्स किसके थे, डायरेक्शन किसका था, वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा। तो ये वो लोग हैं जो नॉर्मली तारीफ नहीं करते। अगर ये तारीफ कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, इसके मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि इनका काम ही क्या है, बेसिकली इवेल्युएट करना। तो आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना है, आप कोई ऐसे कैजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हो, आपको उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो क्रिटिकल असेसमेंट मतलब एक ऐसा असेसमेंट जिसके आधार पे आप उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकते। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए आप इसको याद रखेंगे ऐसे CAQ, क्वैक क्वैक, C फॉर क्रिटिकल असेसमेंट, A फॉर रिमेनिंग अलर्ट और Q फॉर क्वेश्चनिंग माइंड। खैक खैक, आपको इसको बेहतर तरीका है CAQ की बजाय QAC से कर लो, दोनों में सुनाई एक जैसी देगा। क्वैक क्वैक, यानी एक ऑडिटर हमेशा क्वैक क्वैक करते रहता है, सवाल सवाल पूछते रहता है, क्वैक 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 क्वैक, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, क्वैक 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 क्वैक। क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट और क्रिटिकल असेसमेंट याद रखना है। कहीं कहीं निमोनिक्स लगते हैं दोस्तों, कंफ्यूजिंग चीजें, अपन बना लेंगे, कोई दिक्कत। It signifies that auditor has to remain alert forever. You don't have a chance to be unalert. Remaining alert forever, यानी आप किसके जैसे हो, बॉडीगार्ड जैसे हो। वो भाई हमेशा सतर्क रहता है, समझ लो ना आप। बॉडीगार्ड आपके हमेशा सतर्क रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के बॉडीगार्ड है, या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस के बॉडीगार्ड है, हो गए। अब मोदी जी ने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एकदम ही मोदी जी के बहुत ही करीब आ गया, एकदम नतमस्तक हो गया, जमीन पर लेट गया, पाँव पड़ने आ गया, तो मोदी जी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने रुके, उठे, उठाया, उसको हाथ मिलाया, उन्होंने कहा सेल्फी लेना चाहता हूं। तो ये पूरे समय पे मोदी जी बहुत भावुक थे, लेकिन वो बॉडीगार्ड जरा भी भावुक नहीं, और उसकी पूरी नजर हर समय तक किसके ऊपर थी, वो फैन के ऊपर। और जैसे ही उस फैन ने एक हाथ से मोबाइल निकाला सेल्फी निकालने के लिए और दूसरा हाथ जेब में डालने गया, बॉडीगार्ड ने वैसे ही हाथ पकड़ के थाम लिया कि भाई दूसरे जेब से कुछ निकाल तो नहीं रहा है। और बहुत ही कलाकारी के साथ, इसका मतलब समझ रहे हो आप, हमेशा वो अलर्ट है, वो भावुक नहीं होता है। बॉडीगार्ड जैसे रहने अपने। किसके बॉडीगार्ड है हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बॉडीगार्ड। लिख मत देना है कृपा करके तुम, फिर मेरे पास फोन आते हैं, बोले क्या क्या एग्जाम्पल दे देते हो बच्चों को, समझने के लिए एग्जाम्पल देता हूं। स्टडी विथ एग्जाम्पल सो दैट यू कैन सेट एन एग्जाम्पल विथ योर मार्क्स। थैंक यू। इट सिग्निफाइज, पसंद आई हो तो थोड़ी सी दाद दिया करो। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। इट सिग्निफाइज ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉरएवर, ऑडिटर हैज टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, रिकॉग्नाइजिंग सर्कमस्टेंसेस में एग्जिस्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट पकड़ में आए, वही वाली बात। अब सवाल ये होता है कि भैया हमें अलर्ट रहना है टू कंडीशंस, तो कौन सी कंडीशन पे अलर्ट रहना है, वो चीज यहाँ पे कौन सी कंडीशन पे अलर्ट रहना है। तो कंडीशंस टू विच ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट टू, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, ऐसे एविडेंसेस जो रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्सेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसे देख के आपको फ्रॉड्स का अंदेशा होता है, और जिसे देख के आपको लगता है कि हमें और अतिरिक्त प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे, इवन अबाव एज रिक्वायर्ड बाय से, यानी जो स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर बनाए उसके बियॉन्ड भी मुझे प्रोसीजर्स लगाना। ये वो 4 कंडीशंस है दोस्तों, जिसे देख के हमें लगेगा कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, शायद कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है।
क्या? एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्स, एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट है, किसी पे भी आपको समझ नहीं आया, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। जैसे कि आपके पास डुप्लीकेट है और ओरिजिनल नहीं है। सर ये पेन दिखती नहीं होगी ना, सॉरी। डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है कंपनी के पास, या लेट्स से रिलायबिलिटी पे डाउट है। क्यों? क्योंकि अनसाइंड इनवॉइसेस हैं। वाउचर्स समझते हो ना आप, जो बिल बिल बनाते हैं, ओवर राइटिंग करी हुई है किसी बिल के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर, खर्चे के, तो आपको उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब वही है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, समझते हो ना? आर्टिकलशिप में आप ऑफिस में थोड़ा सा लेट पहुंचे, सीए ने पूछ लिया क्यों लेट पहुंचे, क्यों? क्योंकि आप दोस्त के साथ जाते थे, दोनों साथ में लेट पहुंचे, दोनों को बुलाया और पूछा लेट क्यों पहुंचे, दोनों ने एक साथ बोला सर गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। दोनों से पूछा कौन सा टायर, दोनों ने एक साथ बोल दिया, एक ने आगे का एक ने पीछे का। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस। ऐसे ही कंपनी को भी कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिलते हैं। कैसे? मैंने बात करी कंपनी से, लेट्स से फॉर एग्जांपल डेटर से कंफर्मेशन मांगा तो उसके हिसाब से बैलेंस जीरो है, जबकि हमारी बुक्स में उससे 5 लाख रुपए लेना आ रहे हैं। उसने बोला भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है, तो इसका मतलब अलर्ट हो जाओ, कुछ गड़बड़ हो सकता है एरर हो सकता है फ्रॉड हो। तो इसलिए अब आप ये भी ध्यान रखें, कॉन्ट्राडिक्टरी, रिलायबिलिटी, और अगर आपको गड़बड़ दिख रही है तो क्या वो फ्रॉड है? क्योंकि फ्रॉड और एरर में बहुत फर्क है। फ्रॉड है ना तो फिर अकेला नहीं होगा, कई बार हुआ होगा, जबकि एरर्स में क्या होता है फायदा, इट कुड भी, समझ गए आप, एरर्स में नॉट नेसेसरली बी रेकरिंग इन नेचर। एंड देन क्या आपको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे। एसएस ने जो बोला है उतने से भी काम नहीं हो रहा है, उसके बियॉन्ड हमें प्रोसीजर्स लगाना होंगे। ये कुछ कंडीशंस है दोस्तों, जिन कंडीशंस को देख के आपको लगेगा कि बॉस हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ रही है। फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, क्या एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स, और फाइनली क्या हमें रिलायबिलिटी पे डाउट है। ठीक है, ये आपके कुछ कंडीशंस हैं जो आपके ऊपर डाउट क्रिएट करेंगे। किससे रिलेटेड डाउट? कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो। अगर आपको ये चारों कंडीशंस ये आते गया एग्जाम में, बिल्कुल आ सकते हैं। याद रखना है तो आपके लिए क्या क्या कीवर्ड्स होना चाहिए। सी मत लिखना, सी से क्या होता है कंट्रोल, बहुत ही कॉमन निमोनिक है। तो सबसे पहले तो आप लिखना कॉन्ट्रा, फ्रॉड के लिए आप भले ही एफ लिख लो, एक्स्ट्रा के लिए आप एक्स लिखे, ई मत लिखें, ई से आपको एविडेंस वगैरह लगेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस मिल रहे हैं आपको, फ्रॉड का अंदेशा लग रहा है आपको, एक्स बोले तो एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ रहे हैं, और फाइनली आपको रिलायबिलिटी पे डाउट है एविडेंस की। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो दीज आर बेसिकली द 4 कंडीशंस विच विल क्रिएट, इससे कोई निमोनिक आपके बन रहा तो आप बता दो। ये वो 4 कंडीशंस हैं जिससे आपको क्या रहेगा, रिमेनिंग यू विल हैव टू लीव, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है दवाई का तो क्या लिखता है, आरएक्स, और डॉक्टर ने कुछ कॉन्ट्रा रिलेटेड पिल्स हमें ऑफर करी है,
और ऐसा करके वो डॉक्टर ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। कॉन्ट्रा पिल्स क्या होती है छोड़िए आप। तो फ्रॉडुलेंट डॉक्टर का मैंने एग्जाम्पल वो लिया था ना, कंपाउंडर का, जो उससे याद रख लेना, कंपाउंडर ने फ्रॉड कर दिया। तो आपको कुछ नहीं है तो कंपाउंडर से ही याद रख लो। एग्जाम्पल क्या था, कंपाउंड। अगर आप अलर्ट रहोगे तो क्या होएगा, कंपाउंडर ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, बट हम अलर्ट थे, सो वी कुड डिटेक्ट द फ्रॉड। तो कंपाउंडर मेडिसिन लिखता है तो क्या लिखेगा, RX, रिलायबिलिटी, और X क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे हमें क्या पता पड़ गया, कंपाउंडर सी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, और फाइनली फ्रॉड, RXCF, इस तरह से। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बुरा था, आई नो। ऐसे आपको लगे तो साथ साथ में बनाते जाना, मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीज़। मेरा मानना है बेसिकली अपना फोकस क्या होना चाहिए, समझने के ऊपर होना चाहिए, बाकी रिवीजन से याद हो जाता है। जहाँ बहुत ही रेयर ऐसा है कि ये क्या होता है, ये सब एक जैसे ही लगता है, और क्या है, ये डेफिनेशन जैसी चीज़ है, यहाँ पे सेम लिखते हैं ना तो इंस्टीट्यूट मार्क देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वैक क्वैक ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो आप लिख सकते हो RX कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, फायदा क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करने से, और क्यों जरूरी है ये। अगर आप चाहते हो कि आप रिस्क को रिड्यूस करो, कौन सा रिस्क, कि आप चीजों को नजरअंदाज कर दो, जनरलाइज कर दो, गलत अजम्पशंस ले लो, तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करो। कई बार नहीं होता है, आपने कभी देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, पर लेट्स से घर वालों ने आपको बोला कि यार एक काम कर, वो जगह देख के आ, या वो गुड्स देख के आ, वो सामान देख के आ, और बता सब सही है क्या, तो अपन ले लेते। आप समझिए कि आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड बाइक आप गए लेने के लिए, और आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन कोई सेकेंड हैंड बेच रहा है, पहली बात तो हम पहले ही बहुत एक्साइटेड हो गए। समझ लो आप, या थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अपन एक आईफोन लेने का, हमने देखा OLX पे कोई iPhone 15 Pro बेच रहा है और 50,000 रुपये में, वो महीने भर पुराना है। बोला वाह, बढ़िया डील है, ले लेते। तो हमने सोचा कि लेट्स डू इट, आधी से भी कम कीमत पे मिल रहा है, वो भी 512 GB, अरे वाह मुझे ही आ जाएगी। तो आपने पहले ही मन बना लिया है, क्या मन बना लिया है कि भैया अपने को लेना ही है। तो हमने उससे बात की हमारे ही शहर में, हमने बोला ठीक है भैया, हम तेरा मोबाइल देखेंगे, तू लेके आ जा। अब आ गया लेके। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, कई बार हम खरीदने से पहले ही मन बना लेते हैं खरीदना है, फिर हम सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमारा डिसीजन सही है या नहीं है। तो हमने उसका मोबाइल देखा, पल डाल डाल के हर तरह से देखा, थोड़ा बहुत चला के देखा। उसने बोला क्या कर रहे हो ये, मैंने बोला नहीं चला के देख रहा हूँ, सही चल रहा है नहीं। उसने बोला भाई एप्पल का मोबाइल है, 1 साल की तो वारंटी होती है, इसमें अगर कोई खराबी होगी तो तुम रिटर्न करोगे ना, तो तुमको रिपेयर होके नहीं पूरा नया मोबाइल मिलेगा। आती नहीं खराबी, लोग इतनी चाहते हैं कि खराबी आ जाए, आती नहीं है भाई, क्या कर रहे हो एप्पल का मोबाइल। बोला नहीं नहीं सही बोल रहे हो। हम तो ऐसे चेक कर रहे हैं। हमला ठीक है भैया ठीक है, थोड़ा पैसे पे कम कर दो। उसने बोला 1 रुपया कम नहीं होगा। हमला फिर रहने दो। उसने बोला अच्छा कितना देना है। हमला हम तो 30 देंगे। उसने बोला भैया सवाल ही नहीं होता, 48 कर लो। हमने बोला भैया नहीं हो पाएगा, 40 फाइनल। उसने बोला चलो डन। हमला 40,000 रुपये और इस पे वारंटी वगैरह ये वो सब आप दे देना हमको। उसने बोला हाँ हाँ सब दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। और हमने बोला एक बात और, जितने हम बोल रहे थे हमारे बड़े भैया आ गए, और बड़े भैया आए और उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं। हमने बोला अरे ये भैया मोबाइल ले रहे। हमको लगा डांट पड़ेगी। उन्होंने बोला अच्छा कौन सा है, हमने बताया। बोला अरे वाह कितने का है, हमने बताया 40 में बात की। उन्होंने बोला अच्छा जरा दिखा। अब हम तो क्या भावुक इतने थे कि हमको दिखने में वो चीजें ही नहीं दिख रही थी, ओवरलुक कर रहे थे। बड़े भैया ने उसको देखा और देखते से ही पहचान गए, हमने एक बेसिक सी चीज ही ओवरलुक कर दी थी। क्या,
कि वो तो मेड इंपोर्टेड था। भैया ने बोला यार ये तो इसमें लिखा हुआ है मेड इन यूएस, जबकि इंडिया में मेड इन यूएस तो आते ही नहीं है, मेड इन चाइना और मेड इन प्रो तो इंडिया में बन भी नहीं रहा। कभी कभी थाईलैंड वाले आ जाते हैं, बट ये तो कभी भी मेड इन यूएस वाला तो आता ही नहीं है, ये तूने देखा नहीं? मैंने बोला यार भैया इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा हमने, ऐसे ही छोटे लेटर थे। तो हमने देखा कि हमने एक ओवरलुक कर दी चीज, क्या कि ये यूएस मेड आईफोन है। एग्जाम्पल क्या चल रहा है, अपन सेकेंड हैंड आईफोन खरीद रहे हैं, तो यूएस मेड आईफोन निकला जो इंडिया में आता ही नहीं है। ये क्या है? फिर दूसरा, हमने ओवर जनरलाइज कर दिए थे कंक्लूजन। भैया ने फिर उसको चला के देखा, थोड़ा सा डिटेल में चला के देखा, तो उन्होंने बोला कि अरे इसके तो एजेस में स्क्रीन का विजन ब्लॉक्ड है। तो हमने बोला अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, और होगा तो बहुत बढ़िया है, अपने को नया मोबाइल मिल जाएगा। तो भैया ने बोला बेटा तेने गलत अजम्पशन ले लिया कि एप्पल रिप्लेस करता है। एप्पल रिप्लेसेस ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। इसमें तो पानी भरा हुआ है, या पानी में गिर गया था। हमला आपको कैसे बताओ? उन्होंने बोला देख पानी में होता है तभी ऐसा होता है, आसपास देख थोड़ी चौक जमी हुई है। हमने बोला देख तू सही सही बता हुआ क्या है। फिर एक्चुअल में कहानी बता पड़ी कि ये सब चोरी होते हैं यूएस में, और फिर वहां से स्मगल होके पोर्ट के द्वारा इंडिया आते और वो बिकते हैं। वो वाला आ गया था। तो उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा कंसाइनमेंट था जो डॉकयार्ड में, जिसमें पानी भर गया था, बहुत सारे खराब हो गए थे, तो वो वाले एक्स्ट्रा कम प्राइस पर बिक रहे हैं, और ये वाले आईफोन तो 10-10 15-15 हज़ार में मार्केट में मिल रहे हैं। कहाँ पे? कौन सा मार्केट? खान मार्केट, दिल्ली। छोड़ो थोड़ा ज्यादा हो गया, पर समझा क्या रहा हूं मैं आपको। क्या है दोस्तों, मैं बताऊं तुमको, पूरा ऑडिट एक समय के बाद एक जैसा लगने लग जाएगा अगर तुम एग्जाम्पल से हर चीज अलग अलग नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं रखोगे। ये सब जगह एक जैसी बात है, तो इसलिए ध्यान रखो। तो इसके लिए क्या है, अपना सेकेंड हैंड आईफोन बाय करने वाला ये एग्जाम्पल यहाँ पे काम है। तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि भैया एप्पल हर केस में आईफोन नहीं बदलता है, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो पानी में तुमने गिरा दिया तो नहीं बदलाएगा। प्लस यूएस वाला अगर इंडिया में आया है तो वो तो ऐसे भी नहीं बदलाना, क्योंकि एप्पल बोलता है भैया ये तो हम बेचते ही नहीं है, तुम्हारा आया कहाँ से। प्लस हमने ध्यान दिया नहीं कि उसके फंक्शनिंग में कहीं प्रॉब्लम है, हमने उसको क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया। तो आपने ओवरलुक कर दी चीज़ों को, आपने जनरलाइज कर दिया कि भैया एप्पल है तो बढ़िया ही चलेगा, क्या चेक करना, और आपने गलत अजम्पशन ले लिया कि रिप्लेस हो जाएगा। ये तीन गलतियां आपने करी है। अगर आप अलर्ट रहते तो आप एक भी गलती नहीं करते। इसलिए हमेशा आप क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। इससे कभी भी ओवरलुक नहीं होगा, ओवर जनरलाइज नहीं होगा, गलत अजम्पशंस नहीं लेंगे। Professional skepticism includes consideration of sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained. तो अल्टीमेटली यही वो कारण है जिससे हम एक एविडेंस मिल जाए तो हम बोल दें कि नहीं काम हो गया, ऐसा नहीं चलता है। हम हमेशा देखते हैं हमें सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं। हम रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं जेन्यून, अनलेस हमें कहीं कोई डाउट है कि ये गड़बड़ है। बट इन एनी केस नेवरदलेस हमें इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी तो कंसिडर करना ही है। इसका मतलब क्या है? सपोज मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट कर दिया that it has verified inventory, fixed assets. Will we accept it without checking? Of course, no. Why? Professional skepticism. मतलब समझो, ये वो वाली केस है दोस्त की जब तुमको घर वाले फोन लगाते, घर वालों ने कॉल किया, पूछा
कहाँ हो? और तुमने कहा क्लास में। तो क्या वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे? नहीं, अनलेस उनको बैकग्राउंड में डीजे की नॉइज आ रही है, बस। तो ऐसा नहीं है कि घर वाले फोन करते हो पूछे कहाँ जा रहा है, तो हमने बोला हाँ बस क्लास जा रहे हैं, तो वो नहीं मानेंगे। ये करने गया है, दूसरे शहर में गया है, पढ़ाई करेगा। बोले कहाँ जा रहा है? बोले क्लास में जा रहा हूँ। और पीछे दोस्तों की आवाज आ रही है, बोले अरे अरे बस वो तो गिरे आज की, और मत ले, तो डाउट हो जाए। मतलब कैसा है दोस्तों कि हम नॉर्मली घर वाले हम पे शक नहीं करते, कोई पुलिसमैन नहीं है, पर डाउट होता है तो फिर छोड़ते नहीं है, फिर वो आगे डिटेल में चेक करते हैं। तो अगर हमें डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे या इंडिकेशन है कि फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसे बोलता है कि फिर तुम रुकना मत, फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर को इतना बढ़ा दो जितना तुमको लगे, जब तक तुमको गड़बड़ पकड़ते नहीं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को डाउट करो। अगर संक्षिप्त में कहूं तो पीएस क्या बोलता है? पीएस सेज यू शुड क्रॉस चेक, यू मे बिलीव, यू कैन बिलीव, there are no frauds unless there are indications of it. और अगर इंडिकेशन है तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे। देन इन्वेस्टिगेट इन डेप्थ। यानी जब तक गड़बड़ का अनुभव नहीं हो, अंदेशा नहीं हो, हमें कोई चीजों में ये नहीं मानना है कि चीजें गलत है। अरे बीजी डीजे यानी बैकग्राउंड में। डीजे मतलब डिस्क म्यूजिक, बैकग्राउंड में। अरे दिल जले बच्चों, तेज म्यूजिक चल रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन करें। तो सर एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट पास्ट में हमने ऑडिट किया है और उसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हमें पता है पूरी, टीसीडब्ल्यूजी भी बहुत अच्छा ऑनेस्ट आदमी है, तो क्या हम उसे इग्नोर करके हर साल पूरा ऑडिट करेंगे? ऐसा नहीं है हम उसे इग्नोर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लेंगे कि यार वो आदमी अच्छे है तो उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी। हम मानेंगे कि गलतियां आने की संभावना हमेशा होती। इतनी सारी बातें लिखनी पड़ेगी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर, ये आखिरी मुद्दा है, उसके बाद हम ऐसे इस पर आ जाएंगे। लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस ऑन इट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, auditor of the company have only relied on management representation letter regarding treatment of certain tax matter appeals by the company। management representation letter का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया कि ऐसा किया है। घर वाले क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि नहीं? तब करेंगे जब उनको डाउट होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑडिटर्स हैव नॉट कैरिड आउट एनी अदर procedures to justify management treatment of said tax matter under appeal in the financial statement। क्या लैकिंग है ऑडिटर के पार्ट में? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर ने जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया उस लेटर पे रिलाई कर लिया, कोई दूसरे प्रोसीजर नहीं लगाए वेरीफाई करने के, जैसे मैनेजमेंट के कंपनी के लॉयर से बात करना, केस को पढ़ना समझना। इसका मतलब उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगाई है। चिराग, as a part of article training is part of engagement team conducting audit of a company is read somewhere engagement letter। ओ ये engagement letter है, सॉरी ये भी पढ़ना बाकी है। चलो इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है दोस्तों। This completes your professional skepticism discussion as well and now we can come to essay 210। ये आप कह सकते हो कहने के लिए कि आपका पहला स्टैंडर्ड। क्या मतलब पहला स्टैंडर्ड है? अभी तक अपन ने कोई स्टैंडर्ड एसेस नहीं पढ़ा है। ऐसे 200 की कुछ टर्म्स पढ़ी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंस, ये सारे एथिक्स के जो 5 प्रिंसिपल थे वो भी 200 में दिए हैं, पर वो अपन ने पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है ही नहीं हमारे सिलेबस में अलग से। पर ऐसे 210 पूरे सिलेबस में ही है आपके, हालांकि ये इस नाम से नहीं दिया गया। ऐसे 210
अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इंस्टीट्यूट सिर्फ हेडिंग देता है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और बताता है ऐसे 210 ऐसा ऐसा बोलता है, बात वही है। तो अपन दोस्तों पहला स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसका क्या उद्देश्य है कि अगर तुमको ऑडिटर अपॉइंट किया है तो तुम उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री कर लेना लिखित में, ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या डिबेट ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी भी आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप बताओ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में लिखवाते हो? मैं बताता हूं आपको। अपने फास्ट पे अपन कभी किसी दिन अगर एक प्लम्बर को भी बुलाते हैं काम के लिए, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कई सारे कुछ काम करने थे, शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी थी, तो उससे सब कुछ डिटेल में लिखवा लेते हैं। जैसे अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ वाटर प्रूफिंग कराने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उस वाटर प्रूफिंग के लिए हमने जिस व्यक्ति को बुलाया उससे सारी बात करी और उससे सब लिखवाया। उसने बोला अरे भाई साहब मैंने बोल दिया ना मैं सब कर दूंगा। तो अपने यहाँ जो व्यक्ति देखते हैं फैसिलिटीज मैनेजमेंट, उन्होंने बोला आप सब लिखो, क्योंकि उनको बोल रखा है ऐसा करने को। उन्होंने सब लिखवाया। क्या क्या लिखवाया कि इस कंपनी का वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज किया जाएगा, सीमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी की लगेगी, इतने की वाटर प्रूफिंग की लेयर चढ़ाना पड़ेगी। इस दौरान अगर कभी बारिश आ गई तो दोबारा की जाएगी। मटेरियल पूरा हम सप्लाई करेंगे, लेबर आपकी रहेगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं रहेगी। पेमेंट इतना इस तारीख पे, इतना इस तारीख पे, इतना रोका जाएगा और एक बारिश 3 बारिश के बाद दिया जाएगा। एरिया टोटल इतना कवर किया जाएगा। वाटर प्रूफिंग के दौरान आपका जो भी मलबा निकलेगा वो मलबा यहाँ से नीचे उतार के गाड़ी में ले जाके उसको फिकवाने की आपकी जिम्मेदारी होगी। पानी की व्यवस्था हम आपको करके देंगे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से छत तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। टोटल इतने दिन के अंतर्गत अंदाजन काम किया जाएगा और इस हिसाब से आपका पेमेंट रिलीज किया जाएगा। नहीं तो क्या होता है, ये लोग बाद में क्या करते हैं, गड़बड़ हो गया, कोई ध्यान देने वाला नहीं है तो ये लेयर थोड़ी सी पतली लगा देंगे, मटेरियल कोई दूसरी कंपनी का यूज कर लेंगे। बाद में बोलेंगे भैया पानी आपने बोला था ऊपर तक आप भिजवाओगे, मलबा हम नहीं फेंकेंगे वो तो आपको फेंकना, हम नीचे उतार के रख देंगे। ये सब कौन झगड़े, इससे अच्छा पहले कर लो, क्योंकि जब काम दे रहे हो ना तो वो भी सब मान जाएगा, उसको एक्स्ट्रा पैसे लेने तो ले लेगा। बाद में क्या होएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो सब कुछ लिखा हुआ है। उसने कई बार कोशिश भी करी, बोले लिखा हुआ है भाई देख ले, तेरे हाथ का ही लिखा हुआ है। तो ये फायदा है टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट की, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लेटर पे लेके देने का। तो यही चीज ऐसे 210 बताती। अब सर ये जो आपने अग्रीमेंट में इतनी सारी चीजें लगाई, इसमें आपने अपने अनुभव से या उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से ये सारी चीजें लिख दी क्यों? क्योंकि उसको मालूम था ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि आपको भी ये चीजें अनुभव के साथ ही समझ में आई हो, यानी शायद हो सकता है पहले जब आपने कभी करवाया हो तो आपको इतना ध्यान नहीं रहा हो कि यार पानी का लिखवाना है, मलबे का लिखवाना है। हाँ तो सही बोल रहे हो तुम, उसी से तो गलती कर करके तो सीखे। तो सर क्या सीए जो ऑडिट करता है वो भी गलती कर करके सीखेगा? नहीं, उसको इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड दे देता है। तो इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड ही दे दिया, बोला तुम चिंता मत करो सीए बंधु, हम तुमको पहले से बता रहे तुम्हारे लेटर में क्या क्या चीजें आना चाहिए, तुमको वो सारी चीजें लिखनी है। इससे क्या इंश्योर हो जाएगा कि कहीं कोई चीज मिस आउट ना हो जाए। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने आपको एक स्टैंडर्ड ही दे मारा, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें आपको बताया है कि आप जब क्लाइंट के साथ काम एक्सेप्ट करोगे तो एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें देनी है हमने बताया, बस आपको वो लिखना है और क्लाइंट के हिसाब से उसमें जो भी चेंजेस हो कर देना। पर एक बात बताइए दोस्तों, ये सब करने से पहले
क्या एंगेजमेंट लेटर साइन होने से पहले कुछ चीजों पे सहमति बनाना होगी क्या? हाँ तो सर फीस हमारे को जमना चाहिए और ये सारी चीजें, वो सब तो ठीक है। ये ऐसे कहता है कि सुनो, हम आपको कुछ प्री कंडीशंस लिखवा रहे हैं। अगर ये प्री कंडीशंस, जैसा नाम वैसा काम, ये कंडीशंस हैं जो हमारी प्री कंडीशंस है, यानी हमारी शर्त है, जिस शर्त को अगर तुम मानोगे तो ही हम ऑडिट स्वीकार करेंगे। यानी ये ऑडिट स्वीकार करने से पहले हमारी शर्त है हमारी, यानी ऑडिटर की, जिसका मैनेजमेंट का स्वीकृति अगर है तो ऑडिट एक्सेप्ट करें, नहीं तो रहने दो, आगे लेटर बनाने की भी बात। तो फीस वगैरह प्री कंडीशंस में नहीं आती है, ऐसे उस पर इतना तवज्जो नहीं देता है, वो तो मालूम है सीए खुद कर ही लेगा। फिर हमने जो प्री कंडीशंस दी है वो क्या दी है, वो इस स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडर्ड के, वो बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले देखते हैं प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। ऑडिट तब तक स्वीकार ना करना दोस्तों जब तक मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हम पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है, वो एक्सेप्टेबल हो है या नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपन ने पढ़ा था कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें बताया गया है कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने, यानी इसमें आपका कंपनीज एक्ट हो सकता है, एस हो सकता है, इंडेस हो सकता है, आरबीआई के नॉर्म्स हो सकते हैं, सारी चीजें आती है उसमें। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसका मतलब क्या है। मैं सपोज किसी बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं और कमबख्त को बैंक मुझे क्या बोल रही है, मैं जिस बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ बैंक मुझे क्या बोल रही है कि भैया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे ना वो आरबीआई ने जो फॉर्मेट दिया उसके अनुसार नहीं बनाएंगे, हम फेडरल बैंक के अनुसार बनाएंगे। मैंने बोला फेडरल बैंक ये कौन होता है, बोले ओ यू डोंट नो, आई एम सिटी बैंक and I'm governed by the provisions of the states of the United States of America। और वहाँ फेडरल बैंक होती है और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्मेट दी है, हम उसी फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हमने बोला अबे ओए ट्रम्प चले गए तुम्हें छोड़ के। हमला देख बेटा, तो इंडिया में अगर बैंकिंग खोल के बैठा है ना दुकान अपनी, तो तुझे यहाँ के अकाउंट्स, कंपनीज एक्ट, आरबीआई के नॉर्म्स, इन सब से बनाना है। और अगर तू उसके अनुसार यहाँ पे नहीं बनाएगा तो कंपनीज एक्ट में तेरे पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट में साफ बोल रखा है फॉरेन कंपनीज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एस इंडेस बनाने होंगे इंडियन ऑपरेशन के। तो पहले तू ये समझ ले, तो इंडियन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर फॉर्मेट गिवन बाय द आरबीआई के हिसाब से बनाएगा, नहीं तो तेरे पे पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी तेरी इच्छा चल, पर ये बात तो भूल जा कि मैं तेरा ऑडिट स्वीकार करूंगा। ऑडिट तो स्वीकार होना ही नहीं है। ये तो मालूम पड़ा तुमने ये चीज ही डिस्कस नहीं करी, ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको दिखाया, हमने बोला भाई ये कैसे बना रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसे बनते, तूने ऐसे बना रखे। बोले हमारे यूएस में ऐसे ही बनते हैं। हमने बोला हमारा यूएस क्या होता है, तो इंडिया में इंडिया की बात कर। बोले भैया हमारे पेरेंट वहां पर है, हम वैसे बनाएंगे। हमने बोला अरे ऐसा थोड़ी ना होता। उसने बोला अरे कैसे नहीं होता है, हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया करो। हमने बोला यार सही बोल रहा है, ये चीज हमें पहले ही पूछ लेना थी एक्सेप्ट करने से पहले, और तुझे पहले ही बता देना था, आप झगड़ के मतलब नहीं। इसलिए बोला गया है पहली कंडीशन है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। व्हाट आर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट? यहां पे एक शब्द यूज किया गया है टीसीडब्ल्यूजी। इट इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी इफ एप्लीकेबल। व्हाट इज टीसीडब्ल्यूजी इज एप्लीकेबल बता रहा हूं। यूज एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and both of them agree on the audit premise। तब आपके पास दोस्तों वापस से वो दिन आ गया है जब अपने को खोलना पड़ेगी वो हमारी टर्मिनोलॉजी वाली की बुक, और इसमें अब हमें डिस्कस करना पड़ेंगी कई सारी टर्म्स। अब क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने, पहले उसकी नंबरिंग पूरी नहीं हुई है, कर लें। इंटरनल कंट्रोल, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हो सकता है अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी आपको वापस पढ़ने की इच्छा हो रही है, इसीलिए तो ये अपन ने अलग से एक बनाया है चार्ट या नोट्स। अब अपन बात करते हैं टीसीडब्ल्यूजी।
those charged with governance. क्या मतलब है इसका? ये वो लोग हैं दोस्तों, these can be individual or it could be, let's say, a committee, it could be an organization, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, who keeps an oversight on management. इसको पूरा, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है 260, ऐसे 260 का। क्यों मैनेजमेंट के ऊपर ये ओवरसाइट रखता है? टू इंश्योर company is basically to ensure that the strategic direction of company is correct, to ensure that accountability of management, to prepare financial statements, design, implement, maintain, लिखाऊंगा मैं आगे, internal controls is established. So they are not basically the one who are into management of the affairs of the company, but to basically keep an oversight on management. हर कंपनी में नहीं होते, few companies may not have TCWG. Hence, management itself will perform the task of TCWG. Examples TCWG के क्या हैं? Audit committee अगर कभी आपने सुना हो, could be, let's say, a board of governors. It could be independent directors. It could be a holding company or subsidiary. Can be a TCWG for subsidiary. समझा रहा हूं, अभी मैं लिखवा दूं पहले, फिर समझाऊंगा भी। क्यों लिखवा रहे हो? लिखा हुआ नहीं है क्या कहीं? वो अलग बात है दोस्तों, ये अपनी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, एग्जाम में कोट करने के लिए नहीं है। तो अपने पास थोड़ा फ्री फ्लो है यहाँ पे लिखने के लिए। नोट करो।
अब आप समझो इसका मतलब क्या है। ये आपकी घर में बा दादाजी जब कामकाज नहीं देखते बट बाबूजी ताऊजी नजर रखते, ये यूं समझ लो गवर्नर है चीफ मिनिस्टर पर या प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर पर। बेस्ट एग्जाम्पल आपकी स्कूल में हो सकता है ये ट्रस्टीज और प्रिंसिपल के ऊपर है। यानी ये वो लोग हैं जिनको इसलिए रखा गया है क्यों, क्योंकि इनको मालूम है कि भैया जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है, तो हो सकता है कई जगह वो क्या करे, मजबूरी में भले ही गड़बड़ करने के लिए नहीं, मजबूरी में कुछ ऐसी हरकतें कर दे जो नैतिक नहीं है, जैसे लॉ का तोड़ना, उल्लंघन करना, टैक्स बचाने की कोशिश करना अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, या शेयर की प्राइस बहुत गिर रही है तो उसको बचाने के चक्कर में थोड़े प्रॉफिट बढ़ा के दिखा देना, या कंपनी में इंटरनल ऑडिटर ने कई सारी खामियां निकाली है पर उन्हें लगता है कि यार ये खामियां अगर आगे रिपोर्ट हो गई तो हो सकता है कि कंपनी की इमेज काफ़ी ख़राब हो जाए, तो इसे अभी इंटरनल रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, न्यूज़ छुपाते। इंटरनल ऑडिटर को बोलना कि भैया ये रिपोर्ट में मत डाल। कंपनी की स्थिति थोड़ी ख़राब है तो हो सकता है मैनेजमेंट थोड़ा फोर्स हो ये करने के लिए कि यार चलो एक काम करते हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करके सेल बढ़ा के दिखा देते हैं इस साल, फिर अगले साल देखेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें अगर कंपनी में होने लग गई, खास तौर पे उन कंपनियों में जहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में दिक्कत यह है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि जनता का पैसा आपने लगाया है और आप, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मैनेजमेंट आपके हाथ में, आप एक तरह से मिसयूज कर रहे हो, आईआईओ कर रहे हो, जो कि इलीगल है, गलत है। भाई आपका पैसा होता तब तक ठीक था, पर जनता का पैसा है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है जो एक्चुअल है बताना चाहिए। अब सवाल ये है कि भैया कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो टॉप लोग हैं, उनको कौन मॉनिटर करेगा, उनके ऊपर कौन नजर रखेगा। तो सेबी ने ऐसी रिक्वायरमेंट डाल रखी है, पता है तुमको, कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है ना तो उसको कंपलसरली एक बोर्ड बनाना है, ऑडिट कमिटी नाम है उसका, जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इंडिपेंडेंट यानी जिनमें ए जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस नहीं देखते, बी जिनमें कंपनी के पास कोई कंपनी के मेजर शेयर्स वगैरह नहीं है, यानी उनका कंपनी में कोई मेजर फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे स्वतंत्र लोग। और वो लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी बोर्ड डिसीजन ले रहा है वो सब रिव्यू करे। तो ये लोग अलग से मीटिंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अलावा, और देखते हैं कि बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किए, जो आंसर्स लिए हैं वो, सॉरी जो डिसीजंस लिए हैं वो सब सही है या नहीं। इनफैक्ट सेबी ने ऐसा भी बोल रखा है कि लिस्टेड कंपनी में कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो जब तक ये पार्टी इसको देख के ओके नहीं करेगी तब तक वो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कल दिन मालूम पड़ा लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टर की वाइफ कलाकार है, पेंटिंग बना के बेचती है, हमने पेंटिंग खरीद ली उससे 1 करोड़ रुपए में, जबकि मार्केट में वो पेंटिंग 5 लाख से ज्यादा हम कोई खरीद नहीं रहा था। तो ये सब तरीके होते हैं। बीच में नहीं सुना था आपने, प्रियंका वाड्रा गांधी से पेंटिंग खरीद ली किसी ने बहुत महंगे में। ये सब क्या होते हैं, ये सब तरीके होते हैं बेसिकली पैसे इधर से उधर करने के। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रोकेगी, वो बोलेगी भैया ये ट्रांजैक्शन मैं अप्रूव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, ना तो वो कंपनी का मैनेजमेंट है, बी ना उसका कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। उसका काम ही है कि उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसका, शेयर होल्डर का, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट। ऐसे जो स्वतंत्र लोग होते हैं ना दोस्तों, इन स्वतंत्र लोगों को कहा जाता है दोस्त चार्ज विद गॉड। तो ये हर कंपनी में भी नहीं होते, पता है तुमको, प्राइवेट कंपनीज में नहीं मिलेंगे तुमको, पब्लिक कंपनी में ही मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है टीसीडब्ल्यूजी हो। तो जब भी टीसीडब्ल्यूजी का रेफरेंस देते हैं ना कहीं भी, तो उसमें लिखते हैं टीसीडब्ल्यूजी इफ एप्लीकेबल, या इफ टीसीडब्ल्यूजी एग्जिस्ट, ऐसा हमेशा लिखने का। तो अब आपको समझ में आया दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग, देखा जाए तो ये कौन हो गए, बाबूजी और मम्मी, जब हमारी बात नहीं मानते और दोनों अपनी मिली भगत करके हमको चीज़ों के लिए मना कर देते, तो ऐसे केस में आप दादा के पास जाते हो। सेम इसी तरह से हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को उल्लू बनाए या उसको कोई इंफॉर्मेशन ना दे, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाएगा,
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा सीए भाई टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएगा और बोलेगा यार मैनेजमेंट ऐसा ऐसा बोल रहा है, आप प्लीज कंफर्म करो ना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष लोग, ये गलत नहीं बोलेंगे। वो भी मिले हुए हो तो क्या हो सकता है, सब पॉसिबल है। तो देखो हम सिर्फ लेयर्स बना रहे हैं। घर में हम बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं, क्यों? क्या चोर आएगा तो क्या ताला नहीं खोल पाएगा? पर ऑब्वियस सी बात है ताला खोलने में उसको समय लगेगा, हो सकता है ना भी खोल पाए। चांसेस तो है, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। इसका मतलब ये तो नहीं खुला छोड़ के चले जाए। तो कंट्रोल होंगे तो चीजें मुश्किल तो होंगी ना। अपन मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, खत्म तो कर ही नहीं सकते। तो ये टीसीडब्ल्यूजी है पहली चीज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। अब एक और टर्म आपके सामने आएगी, ऑडिट प्रीमाइस। ऑडिट प्रीमाइस कभी डिस्कस किया है कि अपन ने? ना। बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑडिट कहते हैं ऑडिट प्रीमाइस को। ऑडिट का बेसिक अजम्पशन है। किसी को पता है क्या इस बारे में? तो बताओ, कभी डिस्कस किया था क्या अपन ने क्लास में? बताओ ना यार। ऑडिट का बेसिक असम्पशन है दोस्तों क्या? दो चीजें। पहला, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। पहला बेसिक असम्पशन है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, free from misstatements, for which they need to design, implement, and monitor, maintain internal controls. TIMIC। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कंट्रोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम्स बनाना पड़ेंगे। उसके बिना आप इंश्योर नहीं कर पाओगे कि सारी चीज़ें सही चल रही है। Financial statements are to be prepared as per financial reporting framework, which are free from material misstatement, for which they need to design, implement, and maintain internal controls. ये किसकी जिम्मेदारी है? It is the responsibility of management and those charged with governance. उनकी जिम्मेदारी ये कर। And management is responsible to A, provide records, documents to auditor for audit, provide any additional information required for audit, and give unrestricted access to those within the entity. अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय है या इंटरनल ऑडिटर है, उससे हम बात करें तो मैनेजमेंट हमें मना नहीं करेगा। हम ऑडिट रिलेटेड ही बात करेंगे, पर मैनेजमेंट ये नहीं बोलेगा क्यों इंटरनल ऑडिटर से क्यों बात कर रहे थे। ऑडिट रिलेटेड बात आप किसी से भी कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टर की सेक्रेटरी से आप कुछ और बातें कर रहे थे, डायरेक्टर को आपत्ति है, वो पर्सनल मैटर है। अरे सर,
तो कल दिन मैं ऑडिट करने जाऊँ और मैनेजमेंट को बोलूँ सुनो मैनेजमेंट मुझे ऑडिट करना है और सबसे पहले मैं परचेज चेक करना चाहूँगा, लाओ परचेज के वाउचर्स दो, बिल्स दो। मैनेजमेंट ने बोला ढूंढ लो। हमने बोला है, उन्होंने बोला तुमको ऑडिट करना है तुम ढूंढो। हमने बोला हम कैसे ढूंढे, आप बताओगे तो ही तो मालूम पड़ेगा। उन्होंने बोला हम क्यों पता है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम ढूंढो। हम यार अजीब आदमी है। हमने इधर उधर पता किया, हमने बोला मिल गए दो, बोले हाँ ले लो। यार हम क्यों ले, आपको देना चाहिए, आपकी चीज है, हम कैसे उठा ले। कोई बात नहीं, मत उठाओ मत देखो, इसे पगले मैनेजमेंट का ऑडिट ही नहीं करना आपने को। तो मैंने मैनेजमेंट को बोला ऐसे करोगे तो मैं छोड़ दूंगा ऑडिट। तो बोले यार ऐसा था तो तुमको शुरू में ही बता देना था ना कि डेटा भी हमको ही देना है, एक्सप्लेनेशन भी हमको ही देने हैं, बात भी तुमको किसी से भी करने की पावर चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमको ही बनाने हैं, इंटरनल कंट्रोल भी हमको ही बनाने हैं, तुमको बस आना है और मस्त बैठ के चेक करना है, गलती निकालनी है और निकल जाना है। हमने बोला हाँ, तो ऐसे ही तो करना है, ऑडिटर का मतलब ही यही होता है, तुम मैनेजमेंट हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनाना, हमारी चेक करना है। तुम मेकर हो, हम चेकर हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, एग्जाम दी होगी ना कभी, मैनेजमेंट को सिखा रहे हैं हम। कोई पास वास हुए हो, कोई डिग्री डिग्री दी है, कोई कॉलेज वॉलेज गए हो। बोले हाँ दिए, बीकॉम में पास हुए, डबल बीकॉम में हमारा 2 बार किया है। हमला तो एग्जाम होती थी ना, तो एग्जाम में क्या होता था, तुम कॉपी ही लिखते थे और चेक कोई और करता था। तुम थोड़ी ना कॉपी में लिख देते थे चेकर को कि तुम ही अपने हिसाब से लिख लेना, हमारा काम चेक करने का बेटा, कॉपी बनाने का नहीं था। उसने बोला क्या गजब एग्जाम्पल दिया, अब समझ में आया कि ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है अगली बार से करेंगे, इस बार तो कर दो। तो ये सब लफड़े ना है, इसलिए आप पहले ही एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट को बोल दो सुन ले मैनेजमेंट, 2 चीजें कान खोल के, भगवान ने 2 कान तुझे इसलिए नहीं दिए हैं ताकि तू इधर और इधर दोनों से सुन सके, तुझे 2 चीजें दिमाग में फिट करनी है, इसके लिए 2 कान है। पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैने बनाना है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल चाहिए, तूने बनाने हैं। तूने इंश्योर करना है कि जो फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का वो फॉलो होए। मैंने नहीं करना है ये सब, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी TCW। और दूसरे कान से सुन, अब ये इसकी हो गई बात, इससे सुन, तू हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, रिकॉर्ड्स देगा, जरूरत पड़ने पे किसी से भी बात करने के लिए हमें परमिशन देगा विद इन दी एंटिटी। हाँ एंटिटी के बाहर बात करनी है तो हम आपसे परमिशन लेंगे, ऐसे हम आपके सीधे कस्टमर के घर नहीं पहुंच जाएंगे, वो ठीक बात है, पर विद इन दी एंटिटी। अगर तुझे ये दोनों कान से सुनाई गई कंडीशन स्वीकार है तो ही तेरा ऑडिट में एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो हटा, तेरा ऑडिट नहीं करना। Management is responsible to provide access documents to auditor, provide additional information required for audit and give unrestricted access to those within the entity. ये चीज ज्यादा अच्छे से यहां लिखी हुई है, आ जाओ बेटा आ जाओ। पहला प्री कंडीशन है हमारी, यानी कि ऑडिट स्वीकार करने की शर्त है। हमारी कुछ शर्तें बिफोर वी एक्सेप्ट ऑडिट, होता है ना, विल यू मैरी मी, इसने बोला मेरी कुछ शर्तें, हमने बोला ओ प्री कंडीशंस बिफोर यू गिव योर एक्सेप्टेंस, नाइस। सबसे पहली शर्त है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वैसा यूज करे जो कि एक्सेप्टेबल है और वो ऑडिट प्रेमाइज को स्वीकार करे। क्या है ऑडिट प्रेमाइज, अरे यही है ऑडिट प्रेमाइज, वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेना है। इनफैक्ट ये ऑडिट प्रेमाइज ये रिपीट हो रहा है, अब यहां से पढ़ो, ऊपर वाला छोड़ दो अभी। यहां से पढ़िए, हमें मैनेजमेंट से सबसे पहले तो ये बोलना है, पहले अपन बी वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड। मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट लेंगे कि मैनेजमेंट अग्रीज एंड acknowledges and understands its responsibility, that it is the management who is responsible for preparation of financial statement as per applicable framework, as well as for internal control as they consider it necessary to design implement. इंटरनल कंट्रोल में क्या, टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और दूसरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन का हमें एक्सेस देगा, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये भी इसी का पॉइंट है।
टू दोस पर्सन हु आर देयर विद इन द एंटिटी जिससे हमें ऑडिट एविडेंस गैदर करना है उससे, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अगर मैनेजमेंट इन सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने को तैयार है तो ही मैनेजमेंट में तुम्हारा ऑडिट स्वीकार करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी जगह हमारी दुकान बसा लेंगे। बताओ। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? ऑडिट प्रेमाइस, इसे कहते हैं ऑडिट प्रेमाइस। प्रेमाइस शब्द का मतलब तो सर लोकेशन होती है ना, तो इसलिए इंटर के बच्चे हो तुम, छोटे छोटे, इसलिए तुमको मैं प्रेमाइस शब्द का मीनिंग बताता हूँ। प्रेमाइस इंग्लिश मीनिंग, इसका एक मतलब अजम्पशन भी होता है, बेसिक अजम्पशन। जैसे तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, तो बेसिक इकोनॉमिक्स में नहीं होता था कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा एक बेसिक अजम्पशन है कि भैया बायर और सेलर नॉलेजेबल है, विलिंग है, इनफ नंबर ऑफ बायर और सेलर है, ये अजम्पशन के बाद ही परफेक्ट कंपटीशन है। ऐसे ही तो हम क्या बोल सकते हैं, वो जो अजम्पशन है वी कैन से दिस इज द प्रेमाइस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन थ्योरी। तो देखो क्या लिखा है, टू बेस समथिंग लाइक एन आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा ऑन एन आइडिया और अ थ्योरी, यानी वो बेस है। His research is based on premise stated earlier, यानी उसकी रिसर्च उस assumption पर बेस्ड है जो हमने पहले लिखा है। तो ये प्रेमाइस का मतलब है, ध्यान रखना, प्रेमाइसेस नहीं है, ये प्रेमाइस है। चलिए, अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो क्या जिम्मेदारी है भैया ऑडिटर की? नहीं, ऑडिटर की नहीं, मैनेजमेंट की। क्या पहली जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएगा, दूसरी जिम्मेदारी जानकारी वो देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कैसे बनाना है? फ्रेमवर्क के अनुसार। कौन सा फ्रेमवर्क? जो उस पर लागू होता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? जो भी लॉ एंड रेगुलेशन। तो उसको इंडेस फॉलो करना है या यस, ये कौन डिसाइड करेगा? वो उसकी जिम्मेदारी, वो देखे और वो पता करे और बनाए, ऐसा कहना चाह रहा हूं। तो वो डिसाइड करे, वो पता करे, वो बनाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क। अब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हो सकता है उसको इंटरनल कंट्रोल की जरूरत पड़े। जैसे आप सोचो एक बैंक है जिसकी 10,000 ब्रांचेस है, तो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जब तक उसके प्रॉपर सिस्टम नहीं होंगे। तो ये जो सिस्टम वो बनाएगी, इंटरनल कंट्रोल कह रहा हूं जिसे मैं, वो सिस्टम बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है। ये हो गया पहला ऑडिट प्रेमाइस का कंडीशन। दूसरा क्या है? डेटा देना उसकी जिम्मेदारी है, खत्म। ये प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट अगर एक्सेप्ट होंगी तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। तो कहा गया है कि ऑडिट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। कई बार हो सकता है कि लॉ ने ही क्या कर रखा हो, डिफाइन कर रखा हो। जैसे कि कंपनीज एक्ट में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे आप क्या है, आप क्लाइंट को समझाओ नहीं समझाओ कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। वहां पे सब लिखा हुआ है, मैनेजमेंट की है ये जिम्मेदारी, ऑडिटर की है ये जिम्मेदारी, डिटेल में समझाए। तो वहां हमें ये सब चीजें लिखा के रखने की जरूरत नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में लेटर कैसा बनेगा, एंगेजमेंट लेटर, उस पर भी आते, बट उससे पहले ये क्या कह रहे हैं कि ऑडिट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। वन सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, therefore it is important that each party should clear the nature of engagement and agree in writing with exact scope of work in an audit engagement letter or any other suitable form of agreement to avoid misunderstanding. तो ये क्या है बेसिकली? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट की नीड और नीड फॉर एन एंगेजमेंट लेटर। ये थोड़ी हेडिंग गलत हो गई है। नीड ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर क्यों जरूरी है? वो रिपीट हो गई, गलत हेडिंग है। एंगेजमेंट लेटर की क्या जरूरत है? तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। अगला, एंगेजमेंट लेटर के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए? अब आप बताइए, जब आप ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ ऑडिट फाइनलाइज कर चुका है और एक अग्रीमेंट बना रहे हैं ताकि उस अग्रीमेंट में चीज़ें लिखवा ले अपन, और वो फिर हमारे लिए एक बेसिस बन जाए कि बाद में झगड़े हों तो भाई इसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि इसकी क्या जिम्मेदारी।
तो आपके उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? तो इन्होंने बहुत सही चीज़ बोली है कि आप सबसे पहले तो क्या करो, जिम्मेदारियां लिखवा लो कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी, ऑडिट प्रीमाइस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, जो ऑडिट प्रीमाइस में अपन ने पढ़ा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो अपन ने पहले पढ़ा है। तो इसमें समझ में आएगा भले टेक्निकल लैंग्वेज में कि भैया किसकी क्या जिम्मेदारी है। और आप ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप सिमिलर चीज होगी। हालांकि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, इसे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव माना जाता है। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये एसेज में डिफाइन की जाती है कि हम ऑडिट एज पर एसेज करेंगे। वो क्या होता है आखिरी में पढ़ेंगे अपन, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तब। प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी आइडेंटिफाई करके नोट कर लो। तो एंगेजमेंट लेटर कैसा बनेगा, एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, आपके आईसीआई के मॉड्यूल में दिया। ये लेटर बनाता कौन है, तो ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट लेटर क्लाइंट देता है ऑडिटर को कि हमने आपको अपॉइंट किया, और एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर देता है क्लाइंट को, जिसमें वो लिखेगा कि हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप हमारी इन शर्तों को मंजूर करते हैं। तो ये जो लेटर है, दिस लेटर इज गिवन बाय ऑडिटर टू मैनेजमेंट फॉर देयर एक्सेप्टेंस। इसमें हम हमारा ऑब्जेक्टिव स्कोप लिख देंगे, हमारी जिम्मेदारियां लिख देंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां लिख देंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिख देंगे। कौन सा फ्रेमवर्क, मतलब क्या है कि आपका एज पर कंपनीज एक्ट है, एज पर ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। जब ऑडिट शुरू होता है ना, तभी हम बोलते हैं आपकी जिम्मेदारी है, बताओ कैसे बना रहे हो। वो बोलते हैं इससे बना रहे हैं, तो अपन लिख देंगे कि भैया आपको ऐसे ऐसे बनाना है, ताकि बाद में झगड़ा नहीं हो कि भैया क्या फ्रेमवर्क था, कैसा था। तो इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, सिटी बैंक के इंडियन ऑपरेशंस हैं, तो भी हमने उनसे पहले ही लिखवा लिया कि भैया आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो कंपनीज एक्ट और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ध्यान रखें, तो वो लिखवा लिया। और इसके अलावा जो जो रिपोर्ट हम देने वाले हैं उसका कोई एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट है, तो वो आप रेफरेंस दे सकते हैं। और एक जनरल स्टेटमेंट की हो सकता है कि आगे जाके हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट या कंटेंट चेंज हो जाए। ये कब होता है, जब लॉ में चेंज हो जाए या एसेस चेंज हो जाए। अब बेसिकली इतना बता देना कि भाई इसके बेसिस पे हम आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे। अब बैंक है तो इसके साथ साथ में हम आपको आरबीआई की रेगुलेशंस के अनुसार जो जो रिपोर्ट देना होती है वो भी देंगे। ऐसा लिख दीजिए कि आपको ये मिलने वाला है इस असाइनमेंट को खत्म करने के बाद, फाइनली ये आपका आउटकम। ये एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब इसमें लिखवाया जाता है। अब सर आपने तो कहा था कि कंपनीज एक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में डिफाइंड है, तो फिर क्या वहां पे हमें लेटर की जरूरत है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है कि अगर किसी लॉ में आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो कंपनी ऑडिटर कंपनीज एक्ट में ही अपॉइंट होता है, उसमें नियम दिए गए, आप लॉ में पढ़ोगे। तो अगर कोई ऑडिटर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट हो रहा है, किसमें, कंपनीज एक्ट में, तो उसकी पूरी ड्यूटीज और मैनेजमेंट की ड्यूटी वहां दी हुई है। तो अब आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो आपको क्या ये लेटर एज पर ऐसे 210 बनाना है? नहीं, आप सिर्फ एक ऐसा लेटर बना लेना कि हमारा ऑडिट इस एक्ट के अंतर्गत हुआ है और इस एक्ट की टर्म्स से गवर्न होगा। लेकिन उसमें भी आप एक काम करना है, एक बार तो ये लिखवा ही लेना कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां समझता है।
काय की जिम्मेदारियां, कोई ऑडिट प्रीमाइस, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसमें झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। तो लॉ में बोला है तो समझता ही होगा, पर आप फिर भी फॉर सेफर साइड लिखवा लेना। तो अगर एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब डिटेल में कर रखी है, एज इन उसमें सब चीजें कि कंफ्यूजन नहीं आएगा, तो आपको अलग से रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाना है, पर तब बनाना पड़ेगा जब ये लॉ और रेगुलेशन खुद ही बोले कि नहीं एंगेजमेंट लेटर अलग से लो। प्लस आप मैनेजमेंट से उसकी जिम्मेदारियां तो एक्नॉलेज अंडरस्टैंड करता है कि नहीं वो, ये तो आप उससे एक एक्नॉलेजमेंट लेटर ले लेना। यानी इस केस में आप क्या बोलोगे, हमें जो अपॉइंट करेंगे तो वी आर प्लीज टू एक्सेप्ट द ऑडिट, आवर ऑडिट विल बी गवर्न्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड वी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू कंफर्म कि वो इट अंडरस्टैंड्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ A. Preparing financial statement as per framework, designing, implementing, maintaining internal control, providing all information to the auditor. वो सारी ऑडिट प्रोवाइस की कंडीशन डाल देना और उससे साइन करा के ले लेना ताकि कोई झगड़ा नहीं। तो अगर लॉ ने कंडीशन प्रिस्क्राइब करी है तो आपको लेटर नहीं लेना है, एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाना है, पर आपको कंफर्मेशन एक लेना है कि आप ऑडिट प्रीमाइस को एक अंडरस्टैंड करते हो और एक्नॉलेज करते हो, और लिख देना कि हमारा इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटमेंट हुआ है। और अगर लॉ एंड रेगुलेशन खुद बोल दे कि नहीं आपको तो एंगेजमेंट लेटर बनाना ही है, तो फिर बना नहीं है, फिर ये सवाल ही। अब सर आप इतनी सारी बातें कर रहे हो तो एक बात बताओ कि सपोज कभी ये प्री कंडीशन मौजूद नहीं है, मैनेजमेंट ने बोला भैया मैं नहीं मानता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट, खत्म। हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि भैया हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर तुम इस पर तैयार नहीं हो। तो अगर हमें लग रहा है फ्रेमवर्क ही सही नहीं है, यानी मैनेजमेंट बोल रहा है मैं तो यूएस के हिसाब से ही बनाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिया के हिसाब से नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, या मैनेजमेंट अपने ऑडिट प्रीमाइस के सारे मैटर पे अग्री नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मत करो एक्सेप्ट, अनलेस कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है तो बात अलग। हर जगह देखो स्टैंडर्ड में और लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो किसकी बात मानेंगे, लॉ की, क्योंकि स्टैंडर्ड अपने आप में आईसीआई ने दिया है, ये कोई कानून जितने पावरफुल नहीं है, मेंबर्स पर पावरफुल है, पर कानून सबसे सर्वोपरि है। तो लॉ में कुछ अलग बात बोलिए तो वो फॉलो। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी आपके स्कोप पे कोई लिमिटेशन डाल रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आप पूरा ऑडिट नहीं कर पाएंगे, डिस्क्लेमिंग इन ओपिनियन क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, पर इसका मतलब यह है कि we will not be able to complete all areas of audit, तो आप ऐसी चीज एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अनलेस लॉ की रिक्वायरमेंट। हर जगह ये लिखा हुआ रहेगा अनलेस लॉ रिक्वायर्स, मतलब क्या है देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैनेजमेंट ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है और आपको कहा है कंपनीज एक्ट है उसके अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया, और आपको बोला है कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी ऑडिट कर दे कंप्लीट, इसलिए आप एक काम करो कि आप इस साल कुछ चीजें चेक मत करो, अगले साल कर लेना, पर आप ऑडिट रिपोर्ट हमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दे दो। या मैनेजमेंट आपको बोले कि देखो हम आपको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन हम आपको 10 दिन का ही समय देंगे ऑडिट करने के लिए। या मैनेजमेंट बोले ब्रांच पे जाने की परमिशन नहीं होगी, आपको यहीं बैठ के ऑडिट करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी कंडीशन अगर तुम पर मैनेजमेंट डाल रहा है जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑडिट पूरा नहीं कर पाओगे, डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन मतलब क्या हुआ, यू विल नॉट बी able to obtain sufficient appropriate audit evidences to express an opinion before for expressing an opinion। तुम्हें लग रहा है कि तुम वो नहीं कर पाओगे तो आप ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करो। लॉ ने बोला है तो बात अलग। लॉ क्यों बोलेगा, जैसे आरबीआई कहता है कि अगर आप बैंक के ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो तो आपके पास ये पावर है कि आप बैंक का ऑडिट करते समय बैंक की ब्रांच पे जा सकते हो, पर अगर बैंक की कोई ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है तो वहाँ से आप सिर्फ डेटा मंगा सकते हो, जा नहीं सकते। नहीं तो मालूम बड़ा ऑडिटर बढ़िया मस्त पेड हॉलीडे मना रही है क्लाइंट की पे,
एनी चीज। तो ये बेसिक कुछ कंडीशंस है दोस्तों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्री कंडीशंस। और ऑडिट नहीं होगी तो क्या होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये सब कुछ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है, ऐसे 210 का पार्ट। बाकी अब अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।